Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रोमांटिक क्रिटिसिज्म के ऊपर टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रोमांटिक क्रिटिसिज्म यानी कि रोमांटिक आलोचना। रोमांटिक क्रिटिसिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। यानी कि जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, ये जो आलोचना है, ये कब आई? जब 18th सेंचुरी का अंत होने वाला था और 19th सेंचुरी जो है वो स्टार्ट होने वाली थी। एम्फेसाइजिंग इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर इन लिटरेचर। इसने किसके ऊपर जोर डाला? इमोशंस के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, कल्पना के ऊपर और साथ में प्रकृति के ऊपर जो है लिटरेचर के जोर डाला। नोटेबल फिगर इंक्लूड कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। अब नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। अब उल्लेखनीय हस्तियों में इसमें कौन कौन शामिल थे? एक थे कॉलरिज और एक थे हमारे वर्ड्सवर्थ। सेंट्रल थीम्स इन्वॉल्व अ रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल रूल्स। अब इसका थीम क्या था? इसका थीम था कि रूल्स को ब्रेक करना, यानी कि न्यू क्लासिकल रूल्स था ना, उसको ब्रेक करना इनका जो था वो सेंट्रल थीम था। A focus on individualism and a celebration of the sublime. क्रिटिक्स यानी कि इंडिविजुअलिज्म क्या, यानी कि कोई किसी के उसमें इतना ज़्यादा ना वो ना हो जाए। रूल रेगुलेशन क्या होता है? जब आप रूल और रेगुलेशन के अंदर रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी की बात मानने के लिए उसके अंदर जो है वो दब के रहना पड़ता है। तो ये जो है एक ऐसा क्रिटिसिज्म था जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कोई भी काम जो है वो किसी और के बेस पे नहीं करेंगे या किसी और के दबाव पे नहीं करेंगे। एंड अ सेलिब्रेशन ऑफ द सबलाइन। Critics explored the role of the artist as the visionary and the power of symbolism. इसमें जो critics थे वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का रोल प्ले करते थे, लोगों को मतलब विजनरी करते थे, देखते थे, एंड पावर ऑफ सिम्बॉलिज्म, और अपने शक्तियों का जो है वो यूज़ करते थे। कीप इन माइंड दैट रोमांटिज्म वेरीज across regions. The German romanticism, for example, emphasizing metaphysics and folk culture. बोला है कि ध्यान रखिए कि रोमांटिज्म विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है, यानी कि किसी क्षेत्र में कुछ प्रकार का वर्क करता है, किसी और क्षेत्र में कुछ प्रकार का वर्क जो है वो वर्क करता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है वो जर्मन का बोला गया है कि जर्मन रोमांटिज्म लोक संस्कृति पर जोर देता है, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया जाता है? फ्लोक कल्चर पे जोर दिया जाता है, यानी हर जगह के लिए इसका एक अलग महत्व है। Romanticism in literature began with the publication of lyrical ballads in 1798 by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. अभी जो रोमांटिज्म है उसका लिटरेचर में जो बिगिन है, यानी शुरुआत जो है वो कौन से पब्लिकेशन से हुआ था? लिरिकल बैलेट से हुआ था 1798 में, जिसको करवाया किसने पब्लिश था? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। इट अरोज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इट्स प्रीवियस एज। अब ये जो है वो क्यों अराइज हुआ था? कहीं ना कहीं क्योंकि इसको जो है पुराना जितना भी रिएक्शन था उसके अगेंस्ट इसने वर्क करना शुरू किया, यानी कि पुराने एजेस के अगेंस्ट वर्क करना शुरू किया, जैसे कि द न्यू क्लासिकल, स्यूडो क्लासिकल और अगस्टन एज। इन सब के विरुद्ध इसने जो है वो काम करना शुरू किया। विच वॉज बोथ इन सोशल लाइफ एंड इन लिटरेरी आर्ट एंड एज ऑफ इंटेलेक्ट, रीजन, गुडविल, ऑर्डर, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, डेकोम एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। जो कि क्या काम किया करते थे, यानी कि पूरे के पूरे लिटरेचर में कहीं ना कहीं वो सब डिसिप्लिन बना के रखते थे, विल पावर, गुड विल बना करके रखते थे, ऑर्डर बना के रखते थे, क्लैरिटी बना करके रखते थे। ठीक है। द अगस्टन एरा ट्राई टू फाइंड आउट और प्रिजर्व द ट्रूथ एंड मिजरी ऑफ थिंग्स एंड लाइफ बाय मीन्स ऑफ रीजन एंड इंटेलेक्ट। तो अगस्टन एरा जो है वो भी हमेशा क्या ट्राई करता था? फाइंड आउट करने का ट्राई करता था, सच्चाई को, बुद्धि को, थिंग्स को लाइफ में लाने की कोशिश करता था, यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ में मकसद होता है करने का। तो वो एरा भी जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करने का सोचता था। बट ह्यूमन बीइंग कैन नो लॉन्गर रिमेन सेटिस्फाइड विद द स्ट्रिक्ट डॉगमा ऑफ लाइफ एंड आर्ट। लेकिन कभी भी ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी के अंदर बंध के रहना पसंद नहीं करता है, यानी कि इतना रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन कोई भी पसंद नहीं करता है। लाइफ में हर किसी को जो है वो क्या चाहिए? इंडिविजुअलिज्म चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता चाहिए। तो वही था कि तर्क के माध्यम से चीज़ें और बुद्धि के माध्यम से चीज़ें, जीवन की सच्चाई और रहस्य को खोजने को या समझाने की कोशिश ये किया करता था। लेकिन ये चीज़ें ह्यूमन बीइंग को इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं चाहिए। द टेस्ट ऑफ मैन चेंजेस विद द। अब मैन का जो है वो टेस्ट जो है वो टाइम के साथ, समय के साथ जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चेंज ऑफ टाइम एंड
विद द चेंज ऑफ सोशल कंडीशन। बोला है कि टाइम के साथ, सोशल कंडीशंस के साथ ये सब चीज़ें जो है वो क्या होती है, बदलती रहती हैं, यानी कि टेस्ट लोगों का जो है वो बदलता रहता है। सो द इंग्लिश नो लॉन्गर कुड रिमेन सेटिस्फाइड विद द रिस्ट्रिक्टेड डोगमा ऑफ द अगस्टन एज। तो इसीलिए ये सब चीज़ों ने ज़्यादा देर तक साथ नहीं दिया, लोगों ने अगस्टन एज से थोड़ा सा मतलब दूर रहना उचित समझा, क्योंकि इतना डिसिप्लिन उन लोगों को नहीं चाहिए था। द कॉमनली हैड assumption about man, God and the misery of life were breaking down because the reason and intellect which prevailed during the Augustan era failed to answer the fundamental question of the misery of life। यानी कि मिस्ट्री ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों का, क्वेश्चंस का आंसर देने में कहीं ना कहीं ये एज जो है वो फेल होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैन को जो है, लोगों को जो, ह्यूमन बींग्स को जो है इस एरा से कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा मेंटेन डिस्टेंस रखने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर्स भी नहीं दे पा रहे थे। सो एज अ सब्सटीट्यूट दे टुक शेल्टर इन इमोशन एंड इमेजिनेशन। तो इसलिए इनको क्या था, जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है कोई भी इंसान, तो आपको उसका सब्सटीट्यूशन चाहिए होता है कि उसकी जगह कोई और आ जाए और हमारी इस चीज़ को वो पूरा करे। तो इसीलिए जो लोग थे उनको सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ताकि इमोशंस आए उनके अंदर, इमेजिनेशन आए, एज देयर सेफ गाइड टू द परसेप्शन फॉर द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ताकि उनके जो लाइफ में है एक परसेप्शन आ सके, सच्चाई आ सके जिंदगी की। एंड एज अ रिजल्ट द रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर बिगन। और उसी के साथ जब लोगों ने उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू किया, सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया, तो रिजल्ट क्या आया कि रोमांटिक मूवमेंट जो है वो लिटरेचर के अंदर आ गया, यानी कि उसका आगमन हो गया। सेंसिबिलिटी, इमोशन एंड इमेजिनेशन वर द मेन बेसिस और फाउंडेशन ऑफ द लिटरेचर ऑफ दिस रोमांटिक मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें, यानी कि सेंसिबिलिटी चीज़ें, इमोशन, इमेजिनेशन, ये सब जो थी वो मेन बुनियाद थी इस लिटरेचर की, रोमांटिक मूवमेंट की। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आरबी शैले एंड जॉन किट्स वर द मेन फिगर ऑफ द रोमांटिक एरा। ये सब जो थे, ये सब 4-5 जो लोग थे, ये मेन फिगर थे, यानी कि एक मेन हस्ती थे इस एरा की, रोमांटिक एरा की। बिसाइड बीइंग ग्रेट पोएट्स, एक ग्रेट पोएट होने के साथ साथ, ग्रेट कवि होने के साथ साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड शैले जो है वो साथ में एक ग्रेट क्रिटिक्स भी बन गए, यानी कि उस एरा में, रोमांटिक एज के। रोमांटिक क्रिटिसिज्म वॉज टोटली न्यू थॉट एंड आउटलुक इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब बोल रहा है कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो है वो एक नया विचार लेकर के आया लोगों के इतिहास में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, बिकॉज इट ओबे नो रूल, क्योंकि ये कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि किसी ना कहीं क्या होता था, कोई अनुशासन को ये नहीं इसने बांधा था, कोई बैरियर नहीं था, लोग अपने मुताबिक जो है वो चीज़ें करते थे। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशन ओनली, ये सिर्फ इम्प्रेशन के ऊपर वर्क करता था, कि मतलब इम्प्रेशन अच्छा रहे, लोग इसको पसंद करें, लोग अपने फ्रीडम से जिए, ना कि किसी रूल रेगुलेशन के पीछे जो है वो बंद कर रह जाएं। हियर रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज इम्प्रेशनेटिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक, देयर आर सम साइलेंट कॉमन फिगर्स। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे रोमांटिक क्रिटिसिज्म की वो फिगर है यहाँ पे, यानी कि विशेषताएं दी गई हैं। तो चलिए उस पर जो है वो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट फीचर दिया गया है, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल क्रिटिकल थ्योरी, यानी जितनी भी थ्योरीज आई, जैसे अगस्टन एरा था, उसमें सबसे ज़्यादा जो जितनी भी थ्योरीज हुई उसमें ये सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। इट इग्नोर ऑल द प्रीवियस रूल, इसने जितने भी पुराने रूल्स थे, जैसे कि अब कुछ चीज़ें खुलती हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं पुराने बेस के रूल्स को फॉलो करती हैं। जैसे कि अब जैसे अगर हम कॉमन रूल लें तो कैसे होता है कि कोई भी स्कूल खुलता है तो स्कूल में सबसे पहले हम नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं, देन LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये रूल जो है वो सालों से चलता आ रहा है। तो वैसे ही कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिसको सभी ने फॉलो किया, लेकिन इसने जो है अपने एक अलग रूल और रेगुलेशंस बनाए ही नहीं, कहीं ना कहीं ना ही उस रूल्स को फॉलो किया, ना ही इन्होंने अपना कोई रूल बनाया, इन्होंने जो है वो अपने मुताबिक ही चलना शुरू किया जिसमें कोई रूल रेगुलेशन था ही नहीं। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, इंप्रेशंस, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क किया। बाद में सेकेंडली बोला गया है रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज इंडिविजुअलिस्टिक नॉट टिपिकल, a piece of romantic criticism bears the stamp of critics on likes and dislike। यानी कि इसका ये जो है वो लोगों के उस पर मतलब बेस करता था कि लोग जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिवादी, यानी कि दूसरे रोमांटिक आलोचना व्यक्तिवादी हैं, यानी किसी के ऊपर नहीं, टिपिकल नहीं था कुछ भी सिचुएशन, या कि आपको फॉलो, जब रूल्स बनते हैं तो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं तो टिपिकल भी हो सकते हैं उसको फॉलो करना, लेकिन ये लोगों का क्या था, व्यक्तिवादी था, अपना उनका जो भी करना है अपने अकॉर्डिंग वो करते थे। और रोमांटिक आलोचना यानी कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म के एक अंश पर आलोचना, यानी कि ये किसके ऊपर था, यानी क्रिटिक्स के मन पसंद के ऊपर था कि अगर आपको कोई चीज़ लाइक है या डिसलाइक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे है thirdly in romantic criticism emphasizing is led on imagination and
इमोशन, ये यानी कल्पना पे पूरा मतलब बिलोंग करता था, एम्फसाइज करता था, और इमोशन यानी भावना पर जो है वो जोर डालता था। द ट्रूथ ऑफ थिंग इज ट्राई टू परसीव थ्रू द इमेजिनेशन एंड इमोशन ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार की कल्पना और भावना के माध्यम से चीज़ों की सच्चाई को समझने की कोशिश की जाती थी। अब फोर्थली यहाँ पे बोला गया है, फोर्थ जो फीचर है वो है न्यू अटेम्प्ट्स वर डन टू डिफाइन पोएट्री एंड पोएट्री वॉज कंसिडर्ड नॉट टू बी मेयर imitation or invention of life. Imagination was emphasized both as the basis of creation and judgment. बोला गया है कि चौथे यानी कि फोर्थ में कविता को परिभाषित करने के एक नए प्रयास किए गए थे, और कविता को केवल जीवन की नकल या आविष्कार नहीं माना गया। सृजन और निर्णय दोनों के आधार पर, यानी कि सृजन या कोई भी चीज़ का उत्पत्ति और निर्णय दोनों के आधार के रूप में कल्पना पर जोर दिया गया था। यानी कि एक तरीके का जो फोर्थ में बोला गया है कि कविता को परिभाषित करने के लिए काफ़ी प्रयास वहाँ पे न्यू अटेम्प्ट्स किए गए थे, यानी कि पोइट्री को डिफाइन करने का बहुत तरीका था। वहाँ पे सिर्फ किसी की नकल नहीं थी, जैसे पोइट्री में होता है ना कि जैसे पोइट्री बनती है किसी की नकल कराने, ये सब लोगों ने अपना न्यू एरा बनाने की कोशिश की थी। फिफ्थली जो है यानी कि 5 इसका जो फीचर है, पोइट्री वॉज ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, ब्यूटी एंड जॉय, नॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है पोइट्री को भी बनाने का जो इनका सोर्स था वो भी कैसा था, सुखमय था, ब्यूटी था, बिल्कुल ब्यूटीफुली तरीके से पसंद करते थे, खुशहाली से आनंद तरीके से ये बनाते थे। ये इसको एक इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं, एक शिक्षा के लिए नहीं कि पोइट्री जो एक शिक्षा के लिए होनी चाहिए, नहीं, पोइट्री जो है वो एक मज़े के लिए होनी चाहिए, जिसको पढ़ के हमको आनंद आए, खुशी मिले, सुख मिले। अब 6th है यानी कि 6th नंबर पे है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म इज कंसर्न विद द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ पोएट्री सच एज द नेचर ऑफ पोएट्री एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री बट नॉट मेयरली विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लिटरेरी स्टाइल, डिक्शन और जैनर। यानी कि 6th में क्या है, रोमांटिक आलोचना, यानी कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म का संबंध कविता के मूलभूत विशेषताओं से है, जैसे कविता की प्रकृति, यानी कि कविता के अंदर कैसा नेचर है, कविता के कार्य यानी कैसा कार्य हो रहा है, कैसा वर्क हो रहा है, और लेकिन केवल साहित्यिक शैली, उच्चारण या शैली की समस्याओं में नहीं है, यानी कि समस्याओं में घिर करके प्रॉब्लम्स स्टाइल में या लिटरेरी में सिर्फ प्रॉब्लम्स में नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है, जैसे कि नेचर ऑफ पोएट्री देखा जाता है, पोएट्री के अंदर फंक्शन काम देखे जाते हैं। तो एक पोएट्री ही बनाने में इन लोगों को जो है, ताकि लोगों को पढ़ के आनंद मिले, इसलिए वो काफ़ी सारा वर्क करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो समस्याओं में ही पोएट्री को नहीं सीमित रखते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 7thly, रोमांटिक क्रिटिसिज्म वॉज क्रिएटिव, ये बहुत क्रिएटिव होता है। द क्रिटिक्स एक्सप्रेस देयर व्यू आफ्टर एंटरिंग imaginatively into the thoughts and feeling of the writers whose वर्क्स दे टुक टू क्रिटिसाइज। यानी कि 7th में रोमांटिक आलोचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है, और जो क्रिटिक्स हैं यानी कि आलोचकों ने जिन लेखकों के कार्य की आलोचना की है उसके विचारों और भावनाओं को कल्पनाशील रूप से प्रवेश करने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। यानी कि पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा, जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने पहले दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, फिर उसमें अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू थॉट जो है वो उसको ऐड किया है। ठीक है, जैसे कि आलोचना आप किसी की कर देते हो, यानी कि किसी ने बोला कि ये चीज़ आपको उसकी वो पसंद नहीं आई, ठीक है, आपने उसकी आलोचना कर दी कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो आपके विचार से फिर वो क्या उसकी जगह क्या करते तो वो अच्छा होता। तो वही चीज़ें जो हैं पोएट्री में या किसी भी कार्य में जो कमी है उस कमियों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे करके बेटर बनाने की कोशिश की है। अब है 8thly यानी कि 8th नंबर पे, रोमांटिक क्रिटिसिज्म एम्फसाइज्ड ऑन सिंप्लिसिटी बोथ इन थीम एंड ट्रीटमेंट। यानी कि काफ़ी सिंप्लिसिटी पे ये बिलोंग करता है, कार्य को जो है वो काफ़ी सरलता से करता है। ठीक है, आगे है, दीज आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ये जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स था, विशेषताएं थी। विलियम वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड मच टू द राइज ऑफ थ्योरी कंसर्निंग रोमांटिक क्रिटिसिज्म। यानी इस थ्योरी को राइज करने के लिए यानी ऊपर उठाने के लिए जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने बहुत सारा डोनेशन दिया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है अपनी तरफ से क्रिटिसिज्म रोमांटिक क्रिटिसिज्म में। कॉलरिज वॉज मोर प्रैक्टिकल, कॉलरिज का भी उतना ही योगदान है, वही बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। हिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर, उनका जो है शेक्सपियर पे लेक्चर और बायोग्राफिया लिटरेरिया आर टू वर्थ
नोटिंग एज क्रिटिकल वर्क ऑफ द एज। इस वर्क में यानी कि शेक्सपियर के ऊपर और अपने लेक्चर्स दे करके उन्होंने इस एज को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर के आए हैं। नेक्स्ट ऑफ देम सेम केम शैली। अगर हम आगे शैली पर जाएं तो हुज डिफेंस ऑफ पोइट्री डील्स विद द थीम ऑफ नेचर। उनकी जो पोइट्री है उसने क्या डिफेंस किया है, उसने दिखाया है कि नेचर के ऊपर, पोइट्री के ऊपर डील किया है, कार्य के ऊपर, फंक्शन के ऊपर डील किया है, और एक पोइट्री की रियल डेफिनेशन क्या होती है उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। यानी कि मिलकर जो है सबने इस क्रिटिसिज्म को जो है वो आगे उठाया है। To conclude, it is to say that Romanticism was much away from practical life because it does not deal with the real problem of life, but it depicted their ego and sense, only ignoring the reality of life. अब conclusion करके अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है कि Romanticism was much away from practical life। ये जो है वो practical यानी कि रियल जिंदगी से जो है वो काफ़ी हटके है, ठीक है, दूर है। बिकॉज इट डज नॉट डील विद द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियल प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमको जो करना है हम वैसे कर सकते हैं, इंसान को फ्रीडम मिलती है, इंसान रूल के बिना। लेकिन जब कोई चीज़ का अगर रूल बना है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बना है। जैसे कि अगर ट्रैफिक रूल बना है तो उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो मच एक्सीडेंट्स होंगे, काफ़ी एक्सीडेंट्स होंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो वैसे अगर लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो क्रिटिसिज्म है वो रियल लाइफ से जो है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम से जो है वो डील नहीं कर रहा, लेकिन बट इट डिपिक्टेड देयर ईगो एंड सेंसेस ओनली इग्नोरिंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करके रियलिटी दिखा रहा है लाइफ की। सो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है मुझे फॉलो भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इशू हो या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम दोनों पे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।